अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही खूबसूरत नावल अस्कलम अनाया अहमद का। उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद आएगा। जूं जूं रात अपने पर फैला रही थी, सड़कों पर रश कम हो रहा था। सर्दी की रातें थी और लंबी लंबी सड़कों पे चार सू हु का आलम था। बूंदाबांदी हो रही थी। सड़क पे स्कादियाँ गाड़ी थी। इनमें से एक गाड़ी थी सिकंदर हयात साहब की। मिसिस सिकंदर ने परेशान नजरों से साथ बैठी हुई शख्सियत को देखा था, जो खुद भी कुछ देर कबल आने वाली काल की वजह से उलझन का शिकार थे। कमरे में मध्यम सी रोशनी थी, गहरी खामोशी थी। सिर्फ घड़ी की टक टक की आवाजें सुनाई दे रही थी। इस रोशनी में हयात सिकंदर साहब मताला करने में मसरूफ थे। कमरे की इस खामोशी को फोन की चिंगारती आवाज ने तोड़ा था। हयात सिकंदर साहब को ये आवाज इस कदर नागवार गुजरी थी। उन्होंने चश्मा उतार के किताब साइड पे रखी और न चाहते हुए भी फोन उठाया, जो खामोश होने का नाम नहीं ले रहा था। यस, हयात सिकंदर साहब स्पीकिंग। हयात सिकंदर साहब अपनी रौबदार आवाज में बोले थे। मैं मिसिस मेहरीन बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से इतला दी गई थी। हाल अहवाल के रवायती तबादले के बाद मिसिस मेहरीन असल बात की तरफ आई। सिकंदर भाई, मैं इस वक्त एनजीओ से बोल रही हूँ। मिसिस मेहरीन की मुतफक्किर आवाज फोन से उभरी थी। खैरियत तो है? सिकंदर हयात साहब ने पूछा था। हयात सिकंदर साहब एनजीओ को डोनेशन देते थे और मिसिस मेहरीन के साथ इनके फैमिली टर्म्स भी थे। जी भाई साहब, दरअसल अभी कुछ देर पहले एक औरत के साथ एक लड़की आई है और इनके पास आपके घर का एड्रेस है। मेरे पूछने पे भी कुछ नहीं बता रही। वो मजीद बोली, मैं आपका एड्रेस इनके हाथ में देख के जरा मुतजस्सिस हो गई हूँ। आपका एड्रेस इनके पास क्यों? उन्होंने मजीद बोला, आप कोशिश कीजिए भाभी, अगर कुछ पता लग सके। सिकंदर साहब बोले, आप दफ्तर आ जाइए, फिर हल निकालते हैं। मैं नहीं चाहती कि आप जैसे अच्छे इंसान के लिए कोई मुसीबत बन जाए। वो लड़की मुसलसल रो रही है। मिसिस मेहरीन हालात से आगाह कर रही थी। जी बेहतर, मैं कुछ ही देर में पहुंच रहा हूँ, सिकंदर साहब बोले। चंद मिनट बाद वो दोनों ऑफिस में थे। जी भाभी, अब तफसीलन बताइए, मिसिस सिकंदर बोली थी। रात में जब मैं ऑफिस आई तो इम्तियाज बाबा ने मुझे बताया कि एक औरत और इनके साथ एक लड़की आई हुई हैं। दोपहर से मुझसे मिलने का इंतजार कर रही हैं। मुझे लगा कोई मामूल की तरह का ही केस होगा। जब वो मुझसे मिले तो कहने लगी कि ये लड़की बेसहारा है। इस शहर मैं कोई इनको जानता भी नहीं। वो यहाँ पर पहली दफा आई हैं। पुलिस वालों से महफूज जगह भी इनको ये लगी मदद के लिए। लड़की इस दौरान सिर्फ रो रही थी। ये सब गुफ्तगू वो औरत ही कर रही थी। फिर उन्होंने चंद दिन की पनाह के अलावा दूसरी मदद का बोला तो मैं परेशान हो गई। आपका एड्रेस था इनके पास और वो औरत कह रही थी लड़की के सर पे हाथ रख के ये अमानत इन तक पहुंचानी है। इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है कि आखिर इसका आपसे क्या ताल्लुक है। मिसिस मेहरीन ने इनको तफसील से आगाह किया। बात तो परेशानी की है। कौन हो सकते हैं? समीना बेगम बोली थी। जी जी बिल्कुल, मैं आप सबके रिलेटिव्स को जानती हूँ और वो लोग यहाँ क्यों आते। मुझे लगा कि जैसे किसी मुखालिफ की आपको बदनाम करने की कोशिश ना हो, इसीलिए मैंने आपको आगाह किया। मिसिस मेहरीन ने अपनी परेशानी से आगाह किया। सिकंदर साहब का एक मुकाम था बिजनेस में। ऐसे में मुखालिफिन का इस तरह की कोशिशें करके इनकी साख को खराब करना कुछ नामुमकिन भी न था। आप इनको बुलाइए ताकि खुल के बात हो सके, सिकंदर साहब बोले थे। चंद मिनट बाद दरवाज़ा खुला और एक औरत अंदर आई और इसके पीछे एक डरी सी लड़की, जिसने बड़ी सी चादर ओढ़ रखी थी और काले रंग का एक लेदर का बैग पकड़ा हुआ था। इधर आओ बेटी, समीना बेगम ने इससे बोला और साथ ही इसका हाथ पकड़ के अपने पास बिठा लिया। ओ, वो औरत भी वहां पर रखी हुई एक कुर्सी पर टिक गई थी। ये है सिकंदर साहब, जिनका पता आप पूछ रही थी। मेहरीन ने औरत को बताया था। ये बताने पर
लड़की ने सर उठाकर सामने बैठे सिकंदर साहब को देखा तो बेख्तियार आंखें आंसुओं से भर गई। सिकंदर साहब ने भी इसके आंसू देखे मगर वो वजह न जान पाए। ऐसा ही होता है, जब अपने बिछड़ जाएं तो उनसे मुंसलिक हर चीज़ भी अजीज हो जाती है, उनसियत हो जाती है। जब इनको देखो तो हर लम्हा याद आ जाता गुजरा हुआ। अमाद अहमद और दाऊद अहमद दो भाई थे। अमाद की एक बेटी थी और दाऊद का एक बेटा। दाऊद बड़ा था। दाऊद की बीवी बहुत ही शातिर फितर की थी। बेटा भी माँ पर गया था। लापरवाह, जिद, बदतमीजी। बाप का दोनों माँ बेटे ने बाप का माल दोनों माँ बेटे ने खूब उड़ाया। ऑफिस से दिलचस्पी न थी। ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस दवालिया हो रहा था। दूसरी तरफ थी अम्माद की फैमिली। बेगम बेहद सुलझी सुलझी हुई, नरम मजाज, नरम दिल की मालिक और सलीका शार थी। बेटी भी माँ पर ही गई थी। यूं रावी चैन ही चैन लिखता था। लेकिन कुदरत के फैसलों का किसी को क्या पता। ये इन दिनों की बात है जब अमाद ने बेटी की ग्रेजुएशन मुकम्मल होने पे भाई की फैमिली को दावत दी। यूं तो घर साथ साथ थे मगर मेरे भाई की बीवी ने कभी मिलने न दिया था आपस में ज्यादा। पार्टी में जब दोनों माँ बेटे ने अमाद की बेटी को देखा तो शैतानी चाल चली। अगले दिन रिश्ता लेकर बड़ा भाई छोटे भाई के घर आ गया। जबकि अमाद भी भतीजे की हरकतों से अच्छे तरीके से वाकिफ था तो मुनासिब अल्फाज में इनकार कर दिया। मगर ये इनकार इनकी लालची बीवी को पसंद ना आया और बाई को जज्बाती ब्लैक मीनिंग पे उस उकसा कर लड़ाई करवा दी। बड़े भाई के इस रवैया से दिल बर्दाश्ता होके उन्होंने कराची से जाने का सोचा। बेटी को एक दिन के लिए वफादार हलीमा बी के घर छोड़ा और खुद कुछ मामला तय करने बेगम के साथ लाहौर के लिए निकल पड़े। नसीब के खेल कब किसने जाने। टेंशन में ड्राइव करते हुए बार बार भाई और भतीजे की धमकियां याद आ रही थी। हर हाल में मैं आपकी बेटी से ही शादी करूंगा। इनको ये भी पता था अचानक मोहब्बत पैसे के लिए है, भतीजे के लिए बिल्कुल नहीं। इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जब मैं इनकी बेटी को लेकर हॉस्पिटल गई तो इनकी ज़बान पे चंद अल्फाज थे, बी मेरी बच्ची बचा लो इससे, मेरी डायरी। और वो अपने खैल हकीकी खालिक से जा मिले। बेगम तो मौका पर ही दम तोड़ गई थी। फिर दुनियादारी निभाने भाई भी आ निकला था। इनका काम तो और आसान हो गया था। अब स्वयं के बाद निकाह का प्रोग्राम रखा गया था तो लोगों की नज़र में इज्जत और बढ़ गई। हकीकत तो कोई भी नहीं जानता था। वहां से फिर हम जैसे तैसे निकले। हमारा खुदा जानता है इसने आसानी पैदा कर दी इस बच्ची के लिए। अब कौन जाने आसानियां या मुश्किलें। हलीमा बी के चुप होती ही एक सिसकी गूंजी थी इस लड़की की। इस सारे वाक़ये पे हमें अफसोस है और जो मदद आपको चाहिए हम वो कर भी सकते हैं मुमकिन हद तक। लेकिन इस सारे वाक़ये में मेरा क्या ताल्लुक, मेरा ड्रेस आपके पास कैसे। सिकंदर हयात की उलझन अभी जू की तू बरकरार थी क्योंकि वो जो इंतकाल कर चुके हैं इनका नाम था हमाद अहमद, लेदर इंटरप्राइजर के मालिक। और ये इनकी बेटी इलाफ। ये इतला सिकंदर साहब पे बिजली की तरह गिरी थी। क्या क्या याद आया था। मोहल्ले का ग्राउंड, एक पतला सा लड़का बैट पकड़े खुशी से सारे मैदान में भागता हुआ नारे लगाता हुआ। हम जीत के कॉलेज में पंगे, पेपर से एक रात पहले के रट्टे, आउटिंग, बाइकिंग पे पूरे शहर के राउंड, ग्रेजुएशन तकरीब जिसके बाद सही मायनों में जिंदगी बदल गई। बाबा जान अंधेरा अंधेरा कमरे में इनकी लखते जिगर की आवाज गूंजी थी। आने वाले ने आते ही लाइट ऑन की थी। सिकंदर साहब ने इसे देखा। 6 फुट कद, मुतनासिब जिस्म, पुरकशिश नकोश, तीखी नाक, पुरअज़म आंखें। इधर आओ मीर बेटा। सिकंदर साहब ने इसे अपने पास बुलाया। अजमीर शाह, जिसे प्यार से मीर पुकारते थे। बाबा जान, ऐसे कब तक आप अपने कमरे में रहेंगे, आपकी सेहत खराब हो जाएगी। सोच सोच कर अजमीर बोला था। मैंने इसे बोला था कि वापस ना जाओ, लाहौर रह के ही हम अपनी मजीद पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन इसके बहुत बड़े ख्वाब थे। इसे बाहर जाना था स्टडी के लिए। सिकंदर साहब किसी और ही दुनिया में थे। अजमीर शाह ने इन्हें बोलने दिया ताकि इनका दिल हल्का हो जाए। खुद इनका हाथ पकड़ के इनके पास बैठ गया। वो इसको हर किस्सा सुना रहे थे जब इनकी मुलाकात हुई थी कराची में, जब वो एक कंपनी खोल चुका था। फिर जिंदगी कुछ ऐसी मसरूफ हुई कि बातचीत फ़ोन कॉल तक महदूद होकर रह गई। अभी चंद दिन पहले ही इनकी कॉल आई थी। वो परेशान सा लगा था। लाहौर आना चाह रहा था पर ये नहीं बताया था कि कब। मैं भी इसका इंतज़ार कर रहा था, शायद वो मेरे पास ही आ रहा हो। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अजमीर शाह ने अपने हाथ की पुश्त पे गिरे पानी के कतरे को महसूस
किया। वो दर्द की शिद्दत से लब भींच लिए। जिंदगी किसी के जाने से रुकती तो नहीं, ये जिंदगी की अच्छाई भी है और बुराई भी। इलाफ, तुम्हारी हॉबीज क्या हैं? ये सवाल इसके सामने बैठी खूबसूरत और जिंदगी से भरपूर लड़की अख्तिया ने किया था। सिकंदर साहब की इकलौती बेटी, माँ की तरह खुश अखलाक, मुखलिस और साफ दिल की मालिक। बुक रीडिंग। इलाफ का जवाब दो लफ्जों पर मुश्तमिल था, अख्तिया। सुबह से इसे बातों में लगाई हुई थी, मगर इलाफ हूँ हाँ में जवाब दे रही थी। तुम इतना कम क्यों बोलती हो? मैं तो सबके कान खाती हूँ, और भाईजान तो हाथ जोड़ के चुप करवाती हैं मुझे। अख्तिया ने अगला सवाल किया। इलाफ को अपना बाबा जान और मामा के साथ गुजरे हुए पल याद आ गए, जब वो हर बात के लिए बहस किया करती थी। बाबा भी इसे तंग करते थे। इलाफ की आंखों में आंसू देखकर अख्तिया भी दुखी हो गई। वो तो इसे नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जख्म बढ़ने में टाइम तो लगता है। इलाफ को यहाँ आए हुए एक हफ्ता हो चुका था। हलीमा भी इसी दिन वापस अपने गांव चली गई थी। सिकंदर साहब से वादा लेके इसे कभी भी आसरा ना छोड़िए। अपनों ने तो जो किया वो किया, अब वो अपनी दोस्ती का फर्ज अदा करे। अब वो कुछ नॉर्मल थी। सिकंदर साहब ज्यादा टाइम इसके साथ गुजारने की कोशिश करते थे जब वो घर पर होते। वो भी अहदिया और समीना बेगम के साथ वक्त गुजारने लगी थी। अगर किसी से अभी तक ज्यादा मुलाकात ना हुई थी तो वो था अजमीर शाह, इस सल्तनत का बादशाह। सिर्फ एक आधा दफा सामना हुआ था, जो इलाफ के ख्याल में इसका वजूद घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। करे करे भी क्यों? आखिर इनका इससे रिश्ता सिर्फ दोस्ती का, वो भी इसके बाबा की। आज की दुनिया तो खून के रिश्तों का भी लिहाज नहीं करती, ये तो फिर दोस्ती का रिश्ता है। इलाफ, अब तुम हमारी टीम में शामिल हो गई हो। अब हम 3 होंगे, मैं, बाबा और तुम, और दूसरी टीम मामा और बाई की। अख्तिया पुरजोश तरीके से बोली थी। हाँ बिल्कुल, अब ये भी तो हमारे घर का हिस्सा है। समीना बेगम ने प्यार से इलाफ के सर पे हाथ फेर के साथ लगाया। कभी कभी इतने प्यार पे इसकी आंखें भर आती थी। अस्सलामु अलैकुम। अजमीर शाह ने अंदर आते बुलंद आवाज में सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान। समीना बेगम अपने सपूत को देख के बोली। भाई, भाई चाय लाऊं आपके लिए या फिर खाना खाएंगे? अख्तिया ने बाई से पूछा। पानी पिला दो, चाय मैं फ्रेश होके पीऊंगा। अजमीर ने सर सोफी की पुछ से लगाकर खुद को रिलैक्स किया था। अख्तिया किचन की तरफ होली। काफी थके हुए लग रहे हो? समीना बेगम ने बेटे को देख के पूछा। नहीं, बस कुछ काम था ज्यादा आज। ठीक हूं मैं, अजमीर ने अपनी माँ को जवाब दिया और एक नज़र माँ के साथ बैठे वजूद को देखा, जो तब से एक लफ्ज़ ना बोली थी। बातों के दौरान परवीन पानी दे के जा चुकी थी और इलाफ अपनी ही सोचों में मसरूफ थी। कब तक मैं इन पर बोझ बन के रहूंगी? ये बात वो यहाँ आने के 15 दिन बाद कर चुकी थी, मगर फिर सिकंदर साहब का रिएक्शन देख के खुद भी रो पड़ी थी। इतना प्यार, इतना खलूस, जरूर इसके माँ बाप ने कुछ बहुत बड़ी नेकी की होगी जो वो आज महफूज हाथों में थी। लेकिन अभी भी इसके दिमाग में एक डर था कि सामने बैठे शख्स को इसका वजूद गवारा नहीं इस घर में। वो आज तक इससे मुखातिब तो दूर, आमना सामना भी कम होता था। मामा ना परेशान हुआ करे, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, टाइम पे ही खाना खाता हूँ। अजमीर की आवाज़ इसको अपने ख्यालों से खींच लाई थी। वो माँ को बड़े प्यार से देखते हुए बोला। वो अपना आप में स्वीट महसूस करने लगी थी जब अजमीर ने इसको देख के नीचे मुंह करके अपनी मुस्कुराहट छुपा रहा था। शायद नहीं, यकीनन वो इसकी गायब दिमागी नोट कर चुका था, जो तब से पागलों की तरह इधर उधर घूरते हुए सोचों में गुम थी। वो बेहद शर्मिंदा हुई। मैं अख्तिया को देख लूं, इलाफ समीना बेगम को बोल के उठी। हूँ, देखो किधर रह गई ये लड़की? समीना बेगम बोली। मैं फ्रेश होके आता हूँ, तब तक बाबा भी आ जाते हैं, इनके साथ चाय पीऊंगा। वो ये कहकर अपने कमरे की तरफ चला गया। सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठ चुके थे। सिकंदर साहब अखबार की वर्क करतानी करने के साथ साथ नाश्ता कर रहे थे। अरे अरे, इलाफ नहीं उठी अभी तक? इसकी तबीयत तो ठीक है ना? कप में चाय डालती अहदिया से पूछा। अहदिया के कुछ कहने से कबल अजमीर बोल पड़ा। बाबा, वो पहले हमारे साथ खाती है जो आज खाएगी, वो रुखाई से बोला। अहदिया बेटा, इसे नाश्ते की टेबल पर साथ ले आया करो, वो अभी एडजस्ट नहीं कर पा रही। सिकंदर साहब मुझसे गए थे और नाश्ता भी बेदिली से किया। समीना बेगम भी अफसरदा हो गई थी। अजमीर को ये बात बर्दाश्त न थी कि कोई बिला वजह इसके वालदैन को नखरे दिखाए। इसका अपना ख्याल था। वो एक लाया अमल सोचकर आराम से नाश्ता करने लगा। दस्तक की आवाज पर इलाफ ने सर उठाकर दरवाजे की सिमत देखा। कमरे में गहरा अंधेरा था। वो बेड पे घुटनों में सर दिए बैठी हुई थी। दस्तक के बाद दरवाजा खुलता चला गया और कोई अंदर दाखिल हुआ। लाइट नहीं जला सकती?
آپ کیا؟ کمرے میں اندھیرے کی وجہ سے سیدھا بیڈ سے ٹکرا گیا، وہ غصے سے بولا تھا۔ وہ گھبراہٹ کی وجہ سے ایک لفظ بھی ادا نہ کر سکی۔ ازمین نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی۔ کیا میں لگا رکھی ہے؟ غصہ ابھی بھی برقرار تھا۔ عطیہ تو باہر ہی۔ اس نے عطیہ کے بارے میں بتانے کے لیے لب کھولے کہ وہ کمرے میں نہیں۔ پتا ہے مجھے، وہ باہر ہے، مجھے آپ سے ہی کام تھا، بات کرنی ہے آپ سے۔ ازمیر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی سمجھ گیا تھا۔ مجھ سے؟ الاف نے بڑی حیرت سے پوچھا۔ کیوں؟ آپ سے بات کرنے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے۔ ازمین نے اس کی کنفیوژن دیکھ کے جان بوجھ کے بات بڑھائی۔ جی؟ وہ ہونک سی ہوئی، بعد میں سمجھ آنے پر جی بڑھ کر شرمندہ ہوئی۔ وہ پہلے ہی اس کے یہاں آنے پر حیران تھی، اوپر سے وہ اسے ہی بات کرنے آیا۔ ریلی؟ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا تو وہ مزید سر جھکا گئی۔ آخر آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ یہی پوچھنے مجھے یہاں آنا پڑا۔ اب کی بار وہ طنزیہ بولا تھا۔ اس کی بات کو سن کے مقابل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے گلابی گالوں پہ آئے آنسوؤں کو صاف کر رہی تھی۔ ازمین نے دوپٹے میں چھپے چہرے کو دیکھا جس کی سادگی تو لاجواب تھی۔ کچھ دیر وہ بول نہ سکا، پھر صبح کا واقعہ یاد آنے کے بعد بڑی سختی سے بولا، دیکھو مجھے اندازہ ہے جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ میرے ماں باپ نے آپ کو اپنی بیٹی بنا کر رکھا ہے اور وہ بہت مخلص ہیں آپ کے ساتھ۔ اس بات کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ ازمیر بولا تھا، وہ سر جھکائے سن رہی تھی۔ اس گھر میں آپ کو ایک اچھی خصیت دی گئی ہے، مگر آپ کا رویہ میرے والدین کو دکھ دے رہا ہے اور میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا۔ کچھ دیر کے لیے وہ خاموش ہوا۔ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات کو؟ ان کے وہ غصے سے بولا، جی جی میں کوشش کروں گی۔ وہ ہمت کر کے بولی، مجھے کوشش نہیں عمل چاہیے، سمجھی آپ؟ بہتر ہے کہ ان کی خوشی کا خیال رکھیے جو آپ کی خوشی کا خیال کرتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد وہ رکا نہیں، باہر نکل گیا۔ فجر کی نماز کے بعد الاف لون میں چلی گئی۔ ہر طرف ہریالی تھی اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کچن کا رخ کیا، 2 کپ چائے کے بنا کے ٹرے میں رکھے اور سکندر صاحب کے کمرے کی طرف چل دی۔ دستک کے بعد اندر داخل ہوئی۔ سکندر صاحب بیٹھ ہوئے نیم دراز تھے اور سمینہ بیگم جائے نماز پہ بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ الاف کی آواز پر دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ سکندر تو خوشی سے مسکرا دیے۔ میری بیٹی آج اتنی جلدی اٹھ گئی، اور چائے آپ نے کیوں بنائی؟ سکندر صاحب نے اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے دیکھ کے پوچھا جو وہ سائڈ ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں انکل کو اپنے ہاتھوں کی چائے پلاؤں۔ الاف کے جواب پہ وہ دونوں کو خوشگوار خیرت ہوئی اور اس نے دونوں کی طرف چائے بڑھائی۔ واہ مزہ آ گیا، بہت اچھی بنائی ہے، دونوں نے دل سے تعریف کی تھی۔ انکل اپنے بابا کے بعد مجھے زندگی دی، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ میں نے پھر بھی اپنے رویے سے آپ کو ہرٹ کیا، مجھے معاف کر دیجیے گا۔ الاف نے اپنے گزشتہ رویوں کی معافی مانگی۔ کوئی بھی بیٹی اپنے باپ کا شکریہ ادا نہیں کرتی، سمجھی تم؟ آئندہ ایسی باتیں مت کرنا۔ سکندر صاحب نے اس کو پیار سے کہا۔ میرے لیے عہدی اور تم برابر ہو، بھلے میں نے تمہیں جنم نہیں دیا۔ سمینا نے اسے گلے لگایا۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب آ چکے تھے سوائے ازمیر شاہ اور الاف کے۔ دونوں ایک ساتھ کمروں سے نکلے۔ الاف کو اس ٹائم آتا دیکھ کے وہ چونکا، مطلب تبدیلی۔ مجھے پتا تھا کہ بات تو میری آپ مانو گی، مگر اتنی جلدی؟ خاصی فرما بردار ہیں، گڈ۔ معظم نے پاس سے گزرتے ہوئے سرگوشی کی۔ سرو ہر ٹائم لیکچر دیتا رہتا ہے، الاف نے جل کے سوچا اور اس کے پیچھے چل دی۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب آ چکے تھے سوائے ازمیر شاہ اور الاف کے۔ ان دونوں کے آنے پر سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ پھر الاف کے لاکھ منع کرنے پر بھی اس کا ایڈمیشن MBA میں کروانے کی ذمہ داری ازمیر کو سونپ دی گئی۔ اس نے لاکھ احتجاج کیا کہ وہ نہیں چاہے گی، مگر کوئی بھی نہ مانا۔ ماما کہاں ہے سب لوگ؟ ازمیر لاؤنج میں کسی کو نہ پا کے اونچی آواز میں بولا، آ گئے تم؟ صبح سے گئے ہو اور اب ٹائم ملا آنے کا جب سے تم نے آفس جوائن کیا، نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا۔ سمینہ بیگم سخت پریشان تھی۔ بزنس میں اس نے جلد بہت نام کما لیا تھا، آج ان کی کمپنی کا شمار ملک کی بہترین کمپنیوں میں ہوتا تھا۔ میری پیاری ماما جان کیوں پریشان ہوتی ہیں آپ؟ بس کام تھے کچھ، وہی نمٹا رہا تھا۔ اچھا وہ الاف کا ایڈمیشن ہو گیا ہے؟ اسے بتا دیجیے گا، کلاسز بھی چند دن میں ہو جائیں گے سٹارٹ۔ اس نے ان کو بتایا، ایک وہ گدھا ولید مل گیا تھا، اس کی وجہ سے دیر ہو گئی۔ اس نے اپنے خالہ زاد کے بارے میں بتایا جو کمپنی کے کام سے شہر سے باہر تھا۔ اچھا گڈ، تم نے الاف کے متعلق بتایا کچھ؟ ان کو بتا دینا بہتر ہے نا کہ وہ خود الاف کو دیکھ کے کچھ بولے جو الاف کو اچھا نہ لگے۔ اور بولیے،
आप खाला की तरफ हो आइए, वैसे भी वो लोग आना चाह रहे हैं 1-2 दिन में। अज़मीर इलाफ को लेकर अपने घरवालों के कंसर्न को देख के रह गया। रात में जब सब टीवी लॉन्च में बैठे थे तो इलाफ को इसके एडमिशन का बताया गया तो वो अपना समूह लेकर रह गई। इसने फिर एहतजाज करना चाहा तो मगर वहाँ किसी ने इसकी बात ना मानी। इस दौरान सिर्फ एक शख्स खामोश था जिसको इस मामले से कोई कंसर्न ना था। वो अपने मोबाइल में गुम था। इलाफ के दिमाग में एक तजवीज़ आई। रात को जब सब अपने कमरों में चले गए तो वो बाहर निकल आई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। फिर अपना आप मजबूत करके इसने अज़मीर शाह के दरवाजे पर दस्तक दी। यस, अंदर से आवाज़ आई। दिल में आया वापस पलट जाए मगर बात करने से शायद कोई हल निकल आए। ये सोचकर वो अंदर दाखिल हुई। वो अपने लैपटॉप पर मसरूफ़ था। मुझे आपसे एक बात करनी है, वो अपनी उंगलियों को मसलती हुई बोली। आवाज़ पर सर उठा के उसने देखा। लैपटॉप साइड पर रख के इसके मुकाबिल रिलैक्स से अंदाज से ट्राउज़र की पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा हो गया। जी बोलिए, मैं हमतन गोश हूँ। वो जो पहले ही कंफ्यूज थी, अब और भी बुरा हाल था इसका। वो एक्चुअली मेरा मतलब है, मैं इलाफ की हिम्मत जवाब दे रही थी। जी बिल्कुल, आप ही अपनी नवीयत का वाहिद पीस हैं, मुझे पता है। आप अब आगे बोलिए। अज़मीन ने इसकी हालत हालत को देख के बोला। इलाफ इस काबिल पर्सन के सामने अपने शर्मिंदा होने पर यहाँ आने पे पछताई। बात यह है कि मैं यूनिवर्सिटी बिल्कुल जाना नहीं चाहती। आप अंकल से बात कीजिए, इनको कन्वेंस कीजिए प्लीज़। अब वो और शर्मिंदा नहीं होना चाहती थी तो सांस लिए बगैर अपनी बात ख़त्म की। अज़मीर को रह रह के इसकी हरकतों पे हंसी आ रही थी। क्या वो वाकई इससे डरती है? जो बात कहनी होती है इसको चकनाचूर कर देती है। और मैं ही क्यों आपको लगा कि बाबा को कन्विंस कर सकता हूँ? अज़मीन ने भी सारी इन्वेस्टिगेशन आज ही करनी थी। इलाफ को अब गुस्सा आ रहा था, रही तो वो खामोश ही। चंद दिनों में क्लासेस स्टार्ट हो जानी हैं तो उल्टी सीधी तरकीबों पे दिमाग लड़ाने की बजाय आप अपनी तैयारी में टाइम लगाइए। दिमाग को अगले लाहे अमल पे लगाइए। अज़मीर बोला। अपनी बात इसकी इस तरह हवा में उड़ाने पर इलाफ को खूब तैश आया। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अब तो चाहते ही हैं कि मैं ना ही रहूं घर में ताकि आपको मेरी शक्ल ना देखनी पड़े। वो झुंझला के बोली थी। उफ, ये नादिर ख्यालात आपके। आपको हर किस्म की सोच तक रिसाई होती है। अज़मीर खुद पे नए लगने वाले इल्ज़ाम पे शिश्तरा खड़ा था। इसने सर उठा के अपने सामने खड़े शहाना शख्स को देखा जो ग्रे ट्राउज़र और वाइट टी शर्ट से तन किए हुए था। हाँ, तो मुझे तो जो लगा मैंने बता दिया। वो बात कह के बाहर जाने लगी। आपको लगता है मैं हर वक्त आपको ही सोचता रहता हूँ, इसलिए आपके खिलाफ साजिशें करता हूँ कि आप इतनी इंटरेस्टिंग है कि आपको सोचा जाए। अज़मीर इसके मासूमाना इल्ज़ाम पर बेहद महफूज हुआ। आंखों में मुस्कुराहट लिए पूछा। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं। वो बाहर जाने को बेताब थी। अब न जाने क्यों मैंने बड़ों के छत्तों में छील लिया। वो मुंह में बड़बड़ाई, बाहर निकल आई। अरे मतलब तो बताती जाइए। पीछे से आवाज़ आई। उफ अल्लाह, इस इंसान के सामने मेरी ज़बान क्यों बंद हो जाती है? कुछ ना कुछ उल्टा कर देती हूँ मैं, इसने कुफत से सोचा था। एक अजीब सी उनसियत होती जा रही थी इससे। इसका डर ही तो ख़त्म करना चाह रहा था। और इसने ही बाबा को इसके एडमिशन का बोला था ताकि बाहर निकले दिमाग को कर्बनाक सोचों से पाक करके मसरूफ़ हो जाए, लोगों से खौफज़दा ना रहे। और वो इसके पास ही चली आई थी कि ये सब ख़त्म करवा दे। ऊपर से इसके अल्ज़ामात। कितनी मासूम, साफ दिल और अच्छी है वो। आज के दौर में भी न चाहते हुए भी वो इसके बारे में सोचे जा रहा था। पागल। वो हंसा और सर झटक कर फिर से काम में मसरूफ़ हो गया। इलाफ को यूनी जाते 2 हफ्ते हो गए थे। अब वो भी मुतमिन थी। इसको ज़्यादा मुश्किल ना पेश आई थी क्योंकि अतिया जो थी इसके साथ कुछ फिर अच्छी फ्रेंड्स मिल गई थी। अक्सर यूनी के बाद वो वलीद के साथ आउटिंग का प्लान कर लेती थी। वलीद से अब वो अच्छी खासी फ्रैंक हो गई थी। वलीद और अख्तिया के रिश्ते की बात दोनों फैमिली के बड़ों ने फिक्स कर दी थी मगर बाकायदा तौर पर रस्म नहीं हुई थी अभी तक। इलाफ, तुम्हारे आने से मेरे भी मेरी भी सुनी गई है, वरना ये मोहतरमा तो अपनी सूरत मुझे दिखाना पसंद न करती थी। वलीद इलाफ को अक्सर कहता था। आज वलीद को इनवाइट किया था लंच पे। इलाफ ने तो घर में हलचल मचाई हुई थी। अख्तिया ने सबको आगे लगाया हुआ था। सिर्फ एक फ़र्द नज़र न आया। इससे शायद वो इसे देखना चाह रहा था। जब से इलाफ इसके रूम से हो के आई थी इसके बारे में सोचे जा रहा था। इसे देख के दिल करता कि इसे तंग करे। इसकी बातों पे हंसी जो आती थी। कोशिश करके भी वो ऐसे ख्यालात से पीछा नहीं
शर्मा पा रहा था। इन्हीं सोचों में गुम खड़ा था जब पास से गुजरती अतिया ने इसकी आंखों के आगे हाथ हिलाकर इसे मतवज्जा किया। ये तैयारी किस चीज़ की हो रही है? कहीं वली साहब तो तशरीफ नहीं ला रहे? अजमीर ने किचन से आते शोर और ड्राइंग रूम की सफाई करवाती माँ को देखकर पूछा। सारा दिन पहले ऑफिस में इसकी शक्ल देखो, अब घर में भी, क्या सजा है? अजमीर शरारत से मुस्कुराया। बाई, मामा को बताऊं आप इनके बांजे को क्या कह रहे हैं? आखतिया बाई की शरारत समझकर हंसती और फिर मामा की आवाज़ पर वह ड्राइंग रूम में चली गई। इस वक्त इलाफ किचन से निकली थी। पहले घर में अपना बिहेव नॉर्मल करने वाली बात पर फिर यूं नहीं जाने वाली बात मानी मेरी। हंसी, ताबेदार साबित हो रही हैं आप। आई लाइक इट। अजमीर पास से गुजरती इलाफ को देखकर शरारत से बोला था। वलीद को बुलाने की कोई खास वजह? जवाब ना पाकर अजमीर ने अगला सवाल किया। हर काम की कोई खास वजह होनी जरूरी नहीं, कुछ काम दिल के कहने पर भी तो किए जाते हैं। और फिर वलीद भाई तो इस करके दामाद भी हैं, इतनी वजह काफ़ी नहीं? इसका जवाब आया था। पिछली दफ़ा का गुस्सा निकाला इलाफ ने भी। अजमीर भी महफूज हुआ, यही तो चाहता था वो। वाह, आप तो बोल भी लेती हैं, मुझे लगा वो मम करना आता है। अजमीर मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। आप मुझे गुस्सा मत दिलाइए, मुझे भी बहुत काम है। इसने फिर किचन का रुख किया करना चाहा। अरे अरे, गुस्सा मुझ पे क्यों? खाना वलीद भाई के लिए बना रही है, खाना वलीद के लिए बना रही हो। जिस दिन मेरे लिए कुछ बनाओगी इस दिन गुस्सा दिखाना, खुदा की कसम खूब नखरे उठाऊंगा। आखिर में शरारत से बोला। इलाफ को इस डैशिंग बंदे से ऐसी बात की उम्मीद न थी, तो मजीद बातों से बचने के लिए खिसकी गई वहां से। 1 घंटे बाद वलीद आ गया था। कुछ देर बाद अजमीर भी लाउंज में दाखिल हुआ। अच्छे मेज़बान हो तुम, मेहमान को बुला के खुद गायब हो। वलीद ने इसे देखकर कहा। एक्सक्यूज़ मी, मेरे अभी इतने बुरे दिन नहीं आए कि तुम्हें बुलाऊंगा। अजमीर ने जवाब दिए। देखिए, आज ये मेरे मेहमान हैं, आप इन्हें कुछ नहीं कह सकते। टेबल पे खाना लगाती इलाफ ने मोड़ के कहा। ओह रियली, तो आप हमें कब बुला रही हैं बतौर मेहमान? अजमीर इलाफ की तरफ घूमा था और आंखों में शरारत लिए पूछ रहा था। कभी भी नहीं, फौरन से जवाब आया था। ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हें दिल के हाथों मजबूर होकर बुलाना पड़े। अजमीर इलाफ की आंखों में देखकर बोला। ऐसा दिन तो कभी भी नहीं आएगा, कह के वो आगे बढ़ गई। वलीद भाई आ जाइए, खाना लग गया है। वो अजमीर को इग्नोर करती हुई आगे बढ़ गई। अजमीर ने तो आज तक इग्नोरेंस न झेली थी। ये लम्हा इसे बहुत भारी महसूस हुआ था। सबके साथ तो हंसती फिरती रहती है। अजमीर बहुत कंट्रोल करता था कि वो अपनी सोचों पे बंद बांधे, लेकिन वो मजबूर था। वो उठा, गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। बेटा खाना तो खाकर जाओ। ये लड़का भी वो अनसुनी करता बाहर निकल गया। इसे इस वक्त बस अपनी सोचों से वहशत हो रही थी। इस वक्त वो पार्क के तरीक गोशे में बैठा था, अपनी ही सोचों में गुम था। वहशत थी जो कम होने का नाम न ले रही थी। वो आखिर क्यों क्यों मुझे इग्नोर करती है? क्यों? वो सर में हाथ फेरते हुए बड़बड़ाया। आज से पहले कभी इसके अंदर इतनी टूट फूट न हुई थी जितनी अब इसे सहनी पड़ रही थी। न जाने ऐसे बैठे इसे कितना वक्त गुजर गया था। सेल को निकाल के टाइम देखा तो बाबा की 10 मिस्ड कॉल्स थी। शिट, वो बाबा की परेशानी को समझ के खुद पर ही गुस्सा हुआ और गाड़ी घर की तरफ मोड़ी। बाबा को कॉल करके बताया कि बस घर पर ही आ रहा हूँ। अजमीर, कुछ तो ख्याल किया करो। आखिर कौन सा ऐसा जरूरी काम आ गया था जो तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के भागे? 4 घंटे हो गए हैं यूं बिना बताए गए हुए। वह सच झुकाए सुन रहा था। ये कोई तरीका है? ना तुम ऑफिस थे ना किसी दोस्त के पास, सबसे पता कर चुका हूँ। ऊपर से ना तुम कॉल उठा रहे थे। हालात का भी पता है तुम्हें। माँ तुम्हारी तब से परेशानी से गुम रही है, जान अटकी थी इनकी अपनी बच्चों में। सॉरी, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखूंगा। सेल भी साइलेंट पे था। वो माँ के हाथों को पकड़ कर बोला। परेशान कर देते हो तुम मुझे, वो अजमीर को साल लगाते हुए बोली। सिकंदर साहब सोने के लिए चले गए थे और हदिया बीन की चाय बनाने किचन में आ गई। मामा भी उठ गई नमाज के लिए। खाना लाऊं आपके लिए? इलाफ जो कब से खड़ी देख रही थी, ख्याल आने पर पूछा। जहर दे दीजिए, अजमीर ने घूर के कहा। इसकी वजह से तो ये सब हुआ था। दिमाग ही काम करना बंद हो गया था। आपने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया था, याद आने पर एक दफ़ा फिर वो बोली। शुक्रिया आपका, मेरी फिक्र करने की आपको कतन ज़रूरत नहीं। आई समझ। इसे वार्न करते हुए वो अपने कमरे में चला गया। इलाफ की आंखों में आंसू आ गए। भला इस सब में मेरा क्या कसूर है? घर जो इनका, जो मर्जी सलूक कर सकते हैं। वो दिल गिरफ्ता हुई। वो कमरे में चली गई। रोना आ रहा था इससे। वो अगर इससे बहुत फ्रैंक न था तो ऐसा रूड बिहेव भी ना करता था। अब कौन जाने, कसूर तो किसी का भी ना था। कल क्या ड्रामेबाजी की थी तुमने? वजह जान सकता हूँ? वलीद ने अंदर दाखिल होते हुए पूछा था, जो फाइल में सर दिए इसे चेक कर रहा था। प्लीज कल के बारे में तुम मुझसे बात ना ही करो तो अच्छा है। यार बता के तो जाना चाहिए था ना।
नाहक परेशान किया सबको, फिक्र हो रही थी सबको। इतनी मेहनत से इलाफ ने सब अरेंज किया था, बाद में इस समेत सभी परेशान हो गए थे। वलीद ने इसे शर्म दिलाने की भरपूर कोशिश की। हाँ तो किसने कहा था हो परेशान, इलाफ की फिक्र की मुझे जरूरत नहीं है, वो इश्तियाल से बोला था। बात क्या है बता मुझे, क्यों इतना अजीब बिहेव कर रहे हो? वो बहुत तहम्मुल मजाज था, पर आज तो, वलीद ने पूछा। कुछ भी नहीं, इसने रुखाई से जवाब दिया। वलीद ने इसे खींच के कुर्सी से उठाया और घसीटता अपने कैबिन में ले गया। एक बचपन की दोस्ती थी, दोनों एक दूसरे की रग रग से वाकिफ थे। बात क्या है, बक भी चुको अब, वैसे तुम्हारी जान नहीं छूटनी, पता है ना तुम्हें? वलीद ने वार्न किया था इसको। यार वो मुझे इग्नोर करती है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाता। वो समझती है मैं इसे घर से निकालना चाहता हूँ। मैं हर वक्त इसे ही सोचने पे मजबूर हूँ। लाख कोशिश की कि मैं ऐसा ना सोचूं, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं थक चुका हूँ। अजमीर फट चुका था और वलीद का मुंह खुला का खुला रह गया था। ऐसे क्या देख रही हो? जब बता नहीं रहा था तब प्रॉब्लम थी, अब बता दिया फिर भी घूर रहे हो। मुंह तो बंद करो अपना। अजमीर ने इससे घूरा। ये सारी गुफ्तगू किसके बारे में अरशाद फरमा रहे रहे थे? यकीनन इलाफ। वलीद ने शक को यकीन की मोहर लगाने के लिए अजमीर से पूछा, जो सिर्फ सर खलाकर दूसरी तरफ मुंह कर गया। मतलब तुम्हें भी नकेल डालने वाली आ ही गई। वलीद बात के आखिर में जो हंसा, अजमीर की गोलियों से भी मना न हुआ। इससे पहले कि अजमीर कोई भारी चीज उठाकर इसको मारता, अर्जेंट मीटिंग की कॉल आ गई। पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं। वलीद ने शरारत से अजमीर को देखकर गुनगुनाया और बाहर को भागा। अजमीर खुल के हंस पड़ा। दिल का बोझ कुछ कम हुआ था। तुम्हारा इंतहा बहुत ही बेहतरीन है, अब मीटिंग में आ जाओ। ख्वाब बाद में देख लेना, वरना खालू जान के हाथों खैर मनाओ। धमकी भी दी गई थी मैसेज में। वो पढ़ के मुस्कुराया और मीटिंग रूम में दाखिल हो गया। आज यूनिवर्सिटी के बाद अहदिया को कोई काम था, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने थे बाबा से, तो वो वापसी पर ऑफिस आ गई। इलाफ को भी साथ खींचकर अंदर ले गई। इलाफ का बिल्कुल मूड ना था कल वाले वाक्य के बाद अजमीर का सामना करने का, मगर अहदिया के सामने एक न चली। अस्सलामु अलैकुम। आप किधर लेडीज? पीछे से वलीद की आवाज आई। वो मीटिंग से कुछ देर पहले ही आया था, कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने थे बाबा से, अख्तिया बोली। वो अभी किसी क्लाइंट के साथ बिजी हैं, मेरे साथ आओ तब तक, वलीद बोला और अपने केबिन की तरफ हो लिया। इलाफ दिल ही दिल में इससे सामना ना होने की दुआ कर रही थी। आओ बैठो। वो दोनों बैठ गई और इधर उधर की बातें होने लगी थी। इसी दौरान चाय भी आ गई। थोड़ी देर में वो सिकंदर साहब के कमरे में जाने लगे। वलीद साथ साथ इलाफ को ऑफिस दिखा रहा था। अख्तिया आगे बढ़ गई और इलाफ की नजर एक मंजिल पर ही टिक गई। वो दुश्मनी चांद सामने बैठा हंस रहा था। साथ एक बेहद मॉडर्न लड़की थी, वो भी हंसी में शरीक थी। गिलास वाल होने की वजह से इलाफ ने साफ मंजर देखा था और इसकी आंखों में जैसे किसी ने मिर्चियां भर दी हों। घर तो मसूब बहुत शरीफ बने फिरते हैं, यहाँ दांत ही बंद नहीं हो रहे हैं। घर तो आग बरसती है मुंह से, होना हो मुझे क्या। इसने जलकर सोचा और दिल को समझाया, मगर अब कहाँ। अजमीर की और मेरी खालाजाद अलीज़े है। इलाफ की महकियत महसूस करके वो इसके चेहरे से इसके अंदर का हाल जान गया कि मामला अगर ज्यादा नहीं तो कम ही सही खराब यहाँ भी है। शरारती अंदाज में इसको इतला दी गई। जी जी, वो आज से पहले कुछ देखा नहीं तो बस इसलिए। इसने अपनी हरकत पे बेहद गुस्सा आया। जाने वलीद क्या सोचेगा। इनकी जिंदगी है, वो जो मर्जी करे। मुझे घर में रखा, मैं क्यों ये सब सोच रही हूँ। मैं कहाँ इन शहाना लोगों के लायक। फिर से महरूमी का एहसास हुआ। अभी अभी इसकी स्टडीज़ मुकम्मल हुई है तो काम सीखने तशरीफ़ ला रही हैं ये मोहतरमा। वलीद ने इसके तासुरात से महफूज होते हुए इतला दी। अजमीर तेरी तो खैर नहीं। स्टोरी स्टार्ट होने से पहले ही ट्विस्ट। जी बिल्कुल, इलाफ की भी आवाज़ आई। इतनी देर में अख्तिया भी चली आई। इलाफ का मूड बुरी तरह ख़राब हो चुका था, लेकिन क्यों, इसे खुद भी खबर ना थी। इसे क्यों गुस्सा आ रहा है। चलिए इलाफ, अख्तिया ने बोला। अरे अरे आओ, मेरे ऑफिस में कॉफ़ी पीते हैं, अजमीर फौरन बोला था। वलीद की हंसी नहीं रुक रही थी अब। जी नहीं शुक्रिया, आप अपने मेहमानों को टाइम दीजिए, अब हम चलते हैं, इलाफ ने जवाब में कहा। चलो मैं ड्रॉप कर दूं तुम लोगों को। अजमीर ने अगली हिदमत हाजिर की। नहीं खान बाबा, बाहर हमारा वेट कर रहे हैं, आपको और भी काम होंगे। इलाफ भी आज किसी रायत के मूड में बिल्कुल ना थी। अजमीर खामोश हो गया। हेलो अख्तिया, अकब से आवाज़ पे मुड़ी दोनों। अलीज़े खड़ी थी। अहदिया और इसके दरमियान रस्मी जुमलों का तबादला हुआ। इस दौरान अलीज़े की नजरें इलाफ पर ही टिकी हुई थी। कुछ ही बिलाखिर अलीज़े ने पूछ ही लिया, ये इलाफ है। अहतिया बोली। अच्छा अच्छा, मामा बता रही थी, बेचारी बहुत दुख हुआ आपका सुन के।
कोई सहारा भी नहीं रहा बेचारी का, अलीज़ा ने अजीब से लहजे में कहा। इलाफ की आंखों में आंसू आ गए जिनको वो पीने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो बेदर्दी से होंठ काट रही थी। अजमीर का दिल जैसे मुट्ठी में ही आ गया हो। इसने बेचैनी से अपना पहलू बदला। अगर किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हो या जॉब की तो मुझे बता सकती हो, मुझे तुम्हारी मदद करके खुशी महसूस होगी। अगर कभी पैसों की, इसने सफाकी की हद कर दी थी। चलो अहदिया, आओ इलाफ, देर हो रही है और हाँ, आपको किसी की फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वलीद इससे ज़्यादा बर्दाश्त न कर सका था और इनको लेके बाहर निकल आया। इलाफ तो जब्त के कड़े मराहिल से गुजर रही थी। अख्तिया ने कहा कि वो अलीज़े की बातों को दिल पर न ले, मगर अजमीर का बस नहीं चल रहा था। वो खुद पर कंट्रोल करता ऑफिस में चला गया। वो यहाँ ऑफिस में कोई मसला न चाहता था। इस इग्नोरेंस पे अलीज़े गुस्से से बाहर निकल गई। आज फिर इसे अपनी महरूमियों का शिद्दत से एहसास हुआ था। बात तो बिल्कुल सच थी कि वो बेसहारा थी, लावारिस थी। इससे शिद्दत से रोना आया। दिल में कहीं उम्मीद थी कि वो अभी वो बोलेगा कि ना है ये बेसहारा और ना ही ये लावारिस, मगर वो भी चुपचाप खड़ा सुन रहा था। लेकिन वो बोलता क्यों? आखिर इससे रिश्ता, बात है तो सच, इससे इसका रिश्ता है क्या? आज वलीद की फैमिली डेट फिक्स करने आ रही थी एंगेजमेंट की। इला बुखलाई हुई फिर रही थी। एक दफ़ा वो खुद मीना बेगम के साथ इनकी तरफ गई थी। सब बहुत अच्छे से मिले थे। अलाफ को भी वो सादा लोग बहुत अच्छे लगे थे, वलीद की तरह। वो आज किसी किस्म की गड़बड़ न चाह रही थी और सुबह से लगी हुई थी। अजमीर भी आज मामूल से जल्द ही वापस आ गया था और लाउंज में बैठा टॉक शो देख रहा था। बस कर दो इलाह बेटा, सुबह से लगी हुई हो, अब बाकी काम परवीन देख लेगी, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, समीना बेगम ने लाउंज में दाखिल होते हुए कहा। बस कुछ देर में जाती हूँ, थोड़ा सा काम रह गया है, किचन से ही उसने जवाब दिया और फिर से काम में मसरूफ हो गई। मेरे मालिक ने मुझे मेरी किसी नेकी का बदला ही दिया है, जो इससे मुझे मिलवा दिया। वो प्यार बड़े अंदाज में अजमीर के साथ काउच पर बैठते हुए बोली और वो हंस दिया। इलाफ आ जाओ, थोड़ी देर रेस्ट कर लो तुम भी। उन्होंने फिर से इसको आवाज़ दी। अब कि इलाफ इनके पास आकर बैठ गई। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं ठीक हूँ, वो बोली। बस मैं खुद सारा कुछ करना चाह रही थी कि सब कुछ अच्छा हो जाए, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँ। बस मुझे ये टेंशन है इन लोगों को कोई शिकायत ना हो। इलाफ गोया हुई। अजमीर ने एक नज़र उठाकर इसकी तरफ देखा। देखो ज़रा, रंगत कैसी पीली पड़ रही है तुम्हारी, क्यों तुम अपना आप थका रही हो? सब ठीक हो जाएगा, ज़मीना बेगम ने इसको समझाया। जी, इलाफ मिनमिनाई। मैं तुम्हारे अंकल का पता कर लूँ और तुमने हिलना नहीं यहाँ से। मैं परवीन को बोलती हूँ, वो तुम्हें जूस देकर जाती है। अजमीर, ध्यान रखना तुम इसका, वो कहकर आगे बढ़ गई थी। वो भी टीवी स्क्रीन की तरफ देखने लगी थी। थोड़ी देर में जूस भी आ चुका था, मगर वो मगन थी स्क्रीन पर भागते दौड़ते मनाजिर देखने में। ध्यान कहीं और ही था। आपका क्या ख्याल है? ये स्टेप मुल्क की बेहतरी में काम आ सकता है? अजमीर ने इसको ऐसे मगन देखकर पूछा था। जी क्या? इसने होनक होनक से लहजे में पूछा। कुछ नहीं, आप अपना मुराकबा कायम रखिए। आपका इस तरह दिलचस्पी से इन असहाब की बातों को सुनना, मुझे लगा कि आपको भी इंटरेस्ट है। वो ज़ेरेला मुस्कुराते हुए पूछ रहा था, मगर वो तो इनके चेहरे भी आज पहली दफ़ा देख रही थी। इसको दिलचस्पी न थी इन सब में। वो उठकर जाने ही लगी थी कि वो बोल उठा, आप ऐसे नहीं जा सकती। अजमीर ने इसको रोका। जी क्यों? इसने हैरान होते हुए इस्तफसार किया। क्योंकि मेरी वालदा ने मुझे एक काम सौंपा है। इसने इसे जूस की तरफ मुतवज्जा किया। नहीं, मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा। वह जाने को बेकरार थी। बैठिए और इसको ख़त्म कीजिए। अजमीर ने इस दफ़ा इसकी कलाई को थाम कर इसे सामने बैठाया। मुझे नहीं पीना, इसने मुंह फैलाया। पिएंगी आप? खुद ये काम मैं ही करूं, अजमीर ने धमकाया। इलाफ ने गिलास को फौरन पकड़ा, इससे पहले कि वो इस पर अमल ही न कर दे। इससे बाईद भी न थी कोई। इसके अमल से अजमीर के होंठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। देखो, हर चीज़ को इतना सवार नहीं करते ख्वासों पर। जितना नेगेटिव सोचोगी, इतना ही तुम पीछे रह जाओगी दुनिया की भीड़ से। जो हुआ इसको माजी का हिस्सा ही रखो, हाल पे सवार मत करो। अजमीर इसकी अंदरूनी कैफियत का अंदाज़ा लगा सकता था। वो बोल रहा था। इलाफ के दिल को तसल्ली मिल रही थी इसके अल्फाज को सुनकर। जी जी, इलाफ ने सर खिला के गलास होंठों से लगाया। इस जी के अलावा कुछ और भी बोलना आता है? ये सिर्फ अभी यहाँ ही अटकी हुई हैं। वो शौक हुआ। जी, इलाफ को इस सवाल का जवाब जी ही मुनासिब लगा और अजमीर का कहका उबला।
میرا مطلب ہے اب کی دفعہ وہ والا جی نہیں تھا، الاف نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پہلی دفعہ کیا مطلب تھا؟ وہ مسکراہٹ روکتے چہرے کو سنجیدہ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا، جیسے یہ بہت بڑی انفارمیشن تھی۔ اس انسان کے سامنے وہ ہمیشہ شرمندہ کیوں ہو جاتی ہے؟ کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا بول کے ساتھی گلاس اٹھا کے کمرے میں اختیہ کو دیکھنے آ گئی۔ الاف مجھے بہت شرم آ رہی ہے، اختیہ نے انگلیاں مسلتے ہوئے کہا۔ الاف کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ تم کہہ رہی ہو؟ اللہ اللہ، اس بات پہ سیلفی بنتی ہے، الاف نے کہتے ہی موبائل کے فرنٹ کیمرہ کو آن کیا۔ مرو تم، جس دن تمہاری ہوگی نا اس دن میں بھی لوں گی سارے بدلے۔ اختیہ نے اسے گور کے دیکھا تھا۔ آہا، اچھا سوری، ادھر آؤ، دیکھو اختیہ، وہی تم ہو اور وہی ولید، پھر شرم کیوں؟ الاف رسان سے بولی۔ کیوں؟ بعد میں ولید نے میرا بہت مذاق اڑانا ہے کہ میں کیسے شرما رہی تھی۔ اختیار رونے کو تھی، وہ ایسی ہی تھی۔ ارے ارے، میں ولید بھائی کی کلاس لوں گی اگر انہوں نے میری پیاری بہنا کو تنگ کیا تو۔ الاف نے اسے پیار سے اپنے ساتھ لگایا۔ سب لوگ آ چکے تھے۔ جیسے جیسے الاف نے ہدایت دی تھی ملازموں نے سرو کرنا سٹارٹ کر دیا تھا۔ بڑے اب کوئی ڈیٹ فکس کرنے میں مصروف تھے اور الاف کو عطیہ نے ایک منٹ کے لیے اپنے پاس سے جانے نہ دیا تھا۔ ہر چیز اسے دکھا دکھا کے کر رہی تھی اور بار بار اس کی رائے لے رہی تھی۔ عطیہ پچھلے آدھے گھنٹے میں کوئی 100 بار تم مجھ سے پوچھ چکی ہو۔ ہاں بابا، تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ الاف نے بالکل سچ کہا تھا۔ اب جلدی کرو، تمہارے سسرال والے آ چکے ہیں۔ الاف نے شوق سے لہجے میں کہا۔ سب کچھ بہت اچھا بنا ہے، آپ کتنا تکلف کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ آپا، ہم گھر کے ہی تو لوگ ہیں، سمینا بولے، سمینا بیگم کی بہن۔ ارے تکلف کیسا، اور یہ سب تو میری بیٹی الاف نے بنایا ہے، خود اتنے پیار سے۔ سمینا کے لہجے میں پیار ہی پیار تھا۔ سکندر صاحب بھی الاف کے ذکر پر کھل اٹھے تھے۔ ماشاءاللہ، بہت ذائقہ ہے اس کے ہاتھ میں تو۔ کدھر ہے وہ؟ سمینا بیگم نے پوچھا۔ ادھر ہی تو تھی، بس عطیہ نے اس کو اپنے ساتھ باندھ رکھا ہے، سمینا بیگم ہنس کر بولی۔ جی بالکل، بہت صلاحیتیں ہیں الاف میں۔ کیوں ازمیر؟ ولید کو بھی شرارت سوجی۔ چپ کر کے بیٹھے رہو تم آج تو۔ ازمیر نے اسے گڑا تھا۔ میں تو صرف الاف کے اوصاف کی بات کر رہا تھا، ولید بولا۔ مجھے سب پتا ہے، تم زحمت نہ کرو، ازمیر اس کے انداز میں بولا۔ دیکھو ازمیر، دونوں کدھر رہ گئی ہیں؟ سمینا بیگم بولی تھی۔ جی جی میں دیکھتا ہوں، وہ کہتے ہوئے اٹھا۔ تمیز کا مظاہرہ کرنا، زیادہ پھیلنا مت۔ ولید کی زبان پر پھر کھجلی ہوئی۔ ازمیر اسے گرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس نے دستک دے کے دروازہ کھولا۔ ماما بول رہی ہیں الاف، ازمیر نے اطلاع دی۔ اس کی نظر اس کی پشت پہ بکھرے بالوں پر ٹھہر گئی تھی۔ سادہ سے سوٹ میں وہ از حد اچھی لگ رہی تھی۔ چہرہ میک اپ سے بالکل صاف تھا، اس سادگی میں بھی جچ رہی تھی۔ جی جی بس آتی ہوں، ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کے اپنا سر ڈھانپا۔ ازمیر مسکرا دیا، وہ کبھی دوپٹہ کے بغیر نظر نہ آئی تھی۔ الاف تم چلو، میں آتی ہوں، عہدیہ بولی جو اپنی تیاری کو آخری ٹچ دے رہی تھی۔ ازمیر کو ابھی تک کھڑا دیکھ کے وہ بھی باہر کی طرف لپکی۔ وہ بھی اس کے ہم قدم ہوا۔ میں بس آ ہی رہی تھی، بس عہدیہ کی ہیلپ کر رہی تھی، وہ بولی۔ ماما کو ڈر تھا کہیں آپ بے ہوش نہ ہو گئی ہوں، جتنی آپ نے ٹینشن لی تھی۔ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اب ایسی بھی بات نہیں، وہ منہ پھلا کے بولی۔ اچھا تو پھر کیسی بات ہے؟ وہ آنکھوں میں دلچسپی سموئے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ویسے بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ، وہ ہنس کے دل کی بات بولا۔ جی کیا؟ اسے اس طریق پہ جھٹکا لگا اور سامنے پڑے بڑے سے گملے سے ٹکرا گئی۔ ازمیر نے اسے بازو سے پکڑ کر گرنے سے بچایا۔ آرام سے، ازمیر زیر لب مسکراتے ہوئے بولا اور الاف بازو چھڑوا کے لاؤنج میں چلی گئی۔ کیا بے خودگی کر رہے تھے؟ ولید نے کڑے تیوروں سے استفسار کیا۔ ازمیر نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ میں تمہاری حرکتیں دیکھ رہا تھا، ولید نے گملے والی حرکت پر پوچھا۔ ہاں تو وہ گر رہی تھی، میں پکڑ کے اخلاقی فرض ادا کیا، وہ ڈٹائی سے بولا۔ میں نے پکڑ کر اخلاقی فرض ادا کیا تھا، وہ ڈٹائی سے بولا۔ ولید بھی ہنس دیا۔ منگنی میں صرف 1 ہفتہ رہ گیا تھا اور ابھی اتنی تیاری باقی ہے، سمینا بیگم پریشانی سے بولی تھی۔ آپ پریشان نہ ہو، سب ہو جائے گا، الاف نے ان کو یقین دلایا۔ الاف کیسے ہو جائے گا؟ شاپنگ پہ تو تم جاتی نہیں ہو، مارکیٹ جانا تمہیں لوگوں کے منہ میں جانے جیسا لگتا ہے، میں کیسے کروں گی شاپنگ؟ عہدیہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ اسے اپنی شاپنگ کی ٹینشن تھی۔ ہاں تو شاپنگ تم کرو گی، باقی کے کام میں دیکھ لوں گی۔ الاف ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ میں تمہاری ایک نہیں سننے والی، میں ابھی بھائی کو کال کر رہی ہوں، ہم ابھی جا رہے ہیں شاپنگ پر، سن لو۔ وہ اسے وارن کرتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ الاف نے مایوسی سے سمینا بیگم کو دیکھا تھا۔ چلی جاؤ بیٹا، اس نے تمہارے بغیر کبھی بھی نہیں جانا، وہ ہنس کر بولی۔ الاف کا بالکل بھی موڈ نہ تھا، مگر عطیہ کے سامنے ایک بھی نہ چلتی تھی اس کی۔ کہاں رہ گئی ہیں بائی؟ گھنٹے سے ویٹ کر رہے ہیں، اب تو ان کا نمبر بھی نہیں لگ رہا۔ عطیہ لون میں چکر لگا رہی تھی۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا لیٹ ہی آئیں گے، پارٹی میں
लीडर की तरह हर कोई बेसब्री से इनका इंतजार करे। इला फूलों का मुआयना करते हुए बोली, मैं ऐसा करती हूँ, वलीद को ही बुला लेती हूँ, बाई कहीं बिजी होंगे। कहते साथ ही वो वलीद का नंबर मिला रही थी। आगे 10 मिनट में वो आ चुका था, करीबी मार्केट में ही था कहीं वो। रात के वो बैग्स लिए लाउंज में दाखिल हुई थी। वलीद इनको गेट पर ही छोड़ गया था। गिनने के अंदाज में वो सोफे पर बैठी थी। आहतिया, मेरी तो तौबा हो गई। इलाह बोली, परवीन पानी लाओ और खाना कब तक तैयार होगा? बच्चियों को भूख लगी होगी। जमीना बेगम बोली, मैदान जंग से नहीं आई हैं आपकी बच्चियां। अजमीर भी जला बुना बैठा था। वो इनके निकलने के बिल्कुल 5 मिनट बाद ही घर पर था। तब से गुस्से में बैठा हुआ था। इनको फ्रेश हो लेने दो। अजमीर आते ही तुमने इनको घेर लिया है। समीना बेगम किचन की तरफ चली गई। सॉरी बाई, बस मैं जल्दी में, मैंने वलीद को कॉल कर दी थी। चलिए फ्रेश होकर शॉपिंग देखते हैं, वो कहते हुए अपने कमरे की ओर चल दी। जब मेरे साथ आपको जाना पसंद ही ना था तो मुझे कहा क्यों? इससे पहले कि इलाफ अपने कमरे में जाती तो का रुख इसकी तरफ हो चुका था। हमें देर हो रही थी, वो मिनमिनाई। हम? देर का तो बहाना है। आप वैसे ही अगर मेरे साथ जाना पसंद नहीं करती तो मुझे कॉल करवाने की आप पहले सहमत ही ना करती। वो तो बड़ा बैठा था, बात का और ही मतलब समझ लिया था। वह हैरान थी। मुझे इन्फॉर्म भी किया जा सकता था। मैं अपने इतने अहम काम छोड़कर घर आया बैठा हूँ। मगर अजमीर का गुस्सा कम ना हो रहा था। इसे फिर लगा था कि इसने इसे इग्नोर किया था। हालांकि इसका क्या कसूर था? वो पता नहीं क्यों इतना टची हो रहा था। शायद ऐसा ही होता है। तो जब हम नहीं थे आप वापस चले जाते, अपने अहम काम तो कर लेते। अब के वो भी बोली, भला इसकी क्या गलती? वो अपने कमरे की तरफ आ गई। हो ना हो सरू, हर टाइम गुस्सा नाक पर ही होता है। वो बुड़बड़ाई। अगले दिन भी इसका मूड खराब ही रहा। कुछ टाइम ही घर नजर आता था। जब होता तो सिर्फ कमरे तक। ये सिर्फ सिर्फ सिकंदर साहब से चंद एक बात कर लेता। इलाफ इसके रवैये को नोट कर रही थी, मगर कह क्या सकती थी? वो ऐसा क्यों कर रहा था? इतना रूड बिहेव तो पहले ना करता था। शायद कोई बिजनेस की टेंशन हो। मुझे पूछना चाहिए। हाँ, जैसे वो मुझे बता ही देंगे। इलाफ का तो बिल्कुल ही बाइकआउट था आजकल। अजमीर ने भी इस दफा बात जो अना का मसला बना लिया था बात को अना का मसला बना लिया था, मगर क्या करता? लाख दिल को समझा लेता, कोई फायदा न था। वो कोई और ही कहानियां चाह रहा था। बेटा, चंद दिन रह गए हैं, तैयारी सब हो जानी चाहिए। टाइम से पहले ही सब लाउंज में बैठे हुए थे। तब सिकंदर साहब बोले थे, जी बाबा, सब हो जाएगा, आप क्यों टेंशन लेते हैं? अजमीर बोला, इलाह बेटा, कार्ड सब बच गए हैं। वो सब इंतजामात का जायजा ले रहे थे। जी, कुछ को आंटी खुद इनवाइट कर आई थी, कुछ को खान बाबा दे आए हैं इनविटेशन, इलाफ ने बताया। और मेन्यू भी कल तक आप लोग कंफर्म कर दीजिए। वो बोले, कर देंगे, अब चाय लीजिए, ठंडी हो रही है। जमीना बेगम बोली थी, बाबा भाई को मेरी अगेंजमेंट की बिल्कुल भी कोई खुशी नहीं। ऐसे ही बस गुस्से में रहते हैं। आदिया को बाई का ये मूड बिल्कुल भी ना समझ आ रहा था। कहाँ वो हर वक्त नोक जोक करता रहता था अपनी बहन से। हाँ, ये तो मैं भी देख रहा हूँ। क्या बात है, किस बात की टेंशन है? वो बेटे को देखते हुए बोले, नहीं बाबा जान, ऐसी कोई बात नहीं। आप इस बिल्ली की बातों में मत आइए। वो बोला था, मैं ठीक कह रही हूँ बाबा जान, आप इलाफ से पूछ लीजिए। आहतिया ने इसे भी साथ खींच लिया था। असल वजह भी वही थी। जी, और मुझे तो लगता है ये इस दिन शॉपिंग वाली बात से नाराज हैं। मैं ठीक कह रही हूँ ना? वो अब अजमीर से पूछ रही थी। सिकंदर साहब को कॉल आ गई थी तो वो उठकर चले गए। समीना बेगम भी साथ हो ली। जरा जल्दी नहीं ख्याल आ गया मोहतरमा को इस दिन वाली बात का? अजमीर ने घूर के पूछा। भाई, आप आपने शॉपिंग भी नहीं की? अख्तियार रुचि हुई अंदाज में बोली, बिल्ली मेरे पास हैं, मैं वही यूज़ कर लूँगा, तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। वो उठ के इसके पास आ गया और अब मना रहा था। इलाफुज के कमरे में आ गई। अजमीन ने इसे मुड़कर जाते हुए देखा। अगले दिन अहदिया फिर इलाफ को शॉपिंग पर खींच ले गई थी। थक के वो वापस आई। अगर अब तुम मुझे अपने साथ लेकर गई तो मेरे हाथों ज़ाया हो जाओगी। अहदिया, इलाफ ने इसे धमकी दी थी जो अब ऊंधी पड़ी हुई थी। अच्छा बाबा, अब नहीं लेकर जाती। इलाफ, छोटा सा काम कर दो, वो शॉपिंग बैग बाई को दे आओ, मैं बहुत थक चुकी हूँ, कल फंक्शन भी है। आहतिया मासूमियत से बोली थी। मैं कैसे जाऊँ? इलाफ हड़बड़ाई। यार टांगों से प्लीज़। आहदिया दुनिया जहाँ की मासूमियत चेहरे पर सजा के बोली थी। अच्छा, अब ज़्यादा ड्रामा ना करो, अब तुम आराम करो, मैं जाती हूँ, आंटी लोगों को भी देखाऊं। वो मुस्कुराकर बोली, वर्ल्ड बेस्ट सिस्टर, लव यू। अहदिया की आवाज़ बाहर तक आई थी और वो मुस्कुरा दी। पागल। दस्तक दे। वो अंदर दाखिल हुई। वो बेड पे औंधे लेटा पड़ा हुआ था। दस्तक की आवाज़ पर सीधा हुआ। इलाफ को देखकर सारा गुस्सा वापस आ गया था।
اب کیا آفتاب آن پڑی ہے؟ وہ بیزاری سے بولا تھا۔ نہیں، وہ یہ بیگ دینا تھا آپ کو۔ اس نے شاپنگ بیگ اس کے پاس رکھا۔ میں پوچھ سکتا ہوں یہ کیا ہے؟ لہجہ خنوز وہی تھا۔ الاف کو اب اخت پر بے حد غصہ آ رہا تھا، اہدیہ پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس میں سوری الاف کو اب اہدیہ پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس میں آپ کے لیے کچھ شاپنگ ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اہدیہ کا بتاتی وہ اس میں آپ کے لیے کچھ شاپنگ ہے اس سے پہلے کہ وہ اہدیہ کا بتاتی کہ اس نے بھیجا ہے، وہ خود بول پڑا۔ اس کرم نوازی کی وجہ جان سکتا ہوں میں؟ اب وہ سینے پر دونوں ہاتھ باندھے اس کے مقابل کھڑا پوچھ رہا تھا۔ وہ آپ نے شاپنگ نہیں کی اس لیے؟ وہ جانے لگی۔ مجھے ضرورت نہیں، لے جائیے سب کچھ۔ ازمیر نے اس کی کلائی پکڑ کر اس کو روکا۔ میں لے تو نہیں جاؤں گی، اب اس کو پھینکیے یا آگ لگائیے۔ وہ بھی اب غصے سے بولی تھی۔ اور آپ ہمیشہ مجھے ڈانٹتے ہیں، بلا وجہ مجھ پر غصہ کرتے ہیں۔ اب وہ منہ پھیلا کر بولی، تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ اس نے بھی جواب دیا۔ جی جی بالکل، ایک میری ہی حرکتیں آپ کو اچھی نہیں لگتے، بلکہ میں ہی نہیں اچھی لگتی آپ کو۔ وہ جذبات میں بول گئی تھی۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ تم مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اب اس کے لہجے میں کچھ اور انداز تھا۔ نہیں، میں تو یہ کہنا چاہ رہی تھی آپ کے پاس میرے لیے صرف ٹانٹ رہ گئی ہے۔ اب اس سے بھی غلط بول گئی، جس کا احساس ازمیر کے معنی خیز جواب سے ہوا۔ اور بھی بہت کچھ ہے، کبھی فرصت میں بتاؤں گا۔ وہ شوق ہوا۔ الاف نے اب یہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ دل کھول کے مسکرا دیا۔ باہر لان میں سب ارینجمنٹ ہوئے تھے، پورا گھر جگمگا رہا تھا، سب خوش تھے۔ آئن ٹائم پہ یہ منگنی کی تقریب نکاح کی تقریب کا رخ اختیار کر گئی تھی، جس پہ اختیار سمیت الاف ہکا بکا رہ گئی۔ یہ سب جلد بازی ولید کی طرف سے تھی۔ ٹھیک ایک دن پہلے وہ اپنی التجا لے کے ازمیر کے دربار پہنچا تھا تو بڑوں کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ الاف کو بھی تھوڑا ٹائم پہلے ازمیر نے بتایا تھا۔ الاف کا تو منہ ہی کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ کچھ وہ ازمیر کو پہلی دفعہ کرتا پہنے دیکھ کے حیران تھی، خوب جچ رہا تھا اس پر۔ یار منہ تو بند کرو، ازمیر اس کی حالت دیکھ کر بولا۔ اتنی جلدی یہ تو پلان نہیں تھا؟ وہ خونک سی بنی پوچھ رہی تھی۔ سب کچھ پلان تو نہیں کیا جاتا، کچھ چیزیں ایسے ہی اتفاقات سے ہماری زندگی میں آتی ہیں۔ ازمیر بات کو الگ رنگ دے گیا تھا۔ عطیہ کو تو علم بھی نہیں، الاف کو اب اس کی فکر ہو رہی تھی۔ اچھا سنو، تم ذرا محتاط رہنا، یہ نہ ہو کوئی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ولید کے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی نکلوا لے۔ ازمیر شرارت پر آمادہ تھا۔ آپ تو، الاف بولی، جی میں بہت ہینڈسم ہوں اور آپ کے لائے ہوئے کپڑوں میں اور بھی اچھا لگ رہا ہوں، اس لیے آپ کئی باری مجھے دیکھ چکی ہیں۔ ازمیر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی بولا تھا اور اس پہ چوٹ بھی کی تھی، جب وہ اس سے کمرے سے نکلنے پر دیکھ کم اور گڑ زیادہ رہی تھی۔ نہیں وہ تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ آپ نے وہ کپڑے پہن لیے ہیں اور آپ ناراض نہیں۔ اب الاف نے اپنی صفائی دی۔ وہ بھی کھل کر مسکرا دیا۔ اچھا ویسے آپ بھی اچھی لگ رہی ہیں، ازمیر نے اس کو دیکھ کے کہا۔ میں ماما کو دیکھ لوں۔ مزید باتوں سے بچنے کے لیے وہ مہمانوں کو دیکھنے نکل گئی تھی۔ جب اختیہ کو پتہ چلا تو وہ شوق تھی کچھ ٹائم کے لیے، پر وہ ولید کے ساتھ پر خوش بھی بہت تھی۔ نکاح جو ایک ٹوٹ بندھن تھا، کچھ دیر میں وہ عطیہ سکندر شاہ سے ولید کے نام سے منسوب کر دی گئی تھی۔ اسے خوش دیکھ کر سب ہی خوش اور مطمئن تھے۔ الاف کسی کام سے اندر آئی تو اسے اپنے پیچھے ایک مردانہ آواز سنائی دی جو اس سے ہی مخاطب تھی۔ ہیلو۔ تھوڑے فاصلے پہ علیزے کا بھائی علی کھڑا تھا، جو بلا شبہ اس سے ہی مخاطب تھا۔ جی، الاف اور اس کے علاوہ اس وقت کوئی بھی نہ تھا، کیونکہ باہر تقریب عروج پر تھی۔ وہ اسے دیکھ کر گھبرا ہی گئی تھی۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، کیسی ہیں آپ الاف؟ وہ بے تکلفی سے اس سے مخاطب تھا، جیسے ان میں بہت بے تکلفی ہو۔ جی ٹھیک ہوں میں، وہ خشک سے لہجے میں کہتی آگے بڑھ گئی۔ مگر ارے رکیے تو، اس نے اسے کلائی سے پکڑ کر روکا۔ الاف کے تو ہوش اڑ گئے۔ چھوڑیے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ الاف رو دینے کو تھی۔ اگر اسے کوئی دیکھ لیتا، اس کی تو جان ہی جا رہی تھی۔ اسے بدتمیزی نہیں کہتے۔ خیر میں تو آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کب سے الاف کو دیکھ رہا تھا، کچھ وہ آج لگ بھی اچھی رہی تھی، اور اس کے خیال میں اس کا کون سا کوئی سہارا تھا جو اس کو ڈیفینڈ کرے گا۔ دیکھیے، الاف کی آواز دم توڑ گئی تھی جب اس نے ازمیر کی چنگارتی ہوئی آواز سنی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ازمیر نے غصے سے پوچھا تھا۔ الاف کی کلائی ابھی بھی علی کے ہاتھ میں تھی، جو علی سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ ازمیر نے غصے سے سرخ آنکھوں سے الاف کو دیکھا۔ الاف کے سر پر جیسے آسمان آن گرا تھا۔ وہ نظریں نہ اٹھا پائی تھی۔ بے شک وہ غلط تو نہ تھی، مگر جیسے علی نے اس کی کلائی پکڑی ہوئی تھی، کوئی بھی غلط سمجھ سکتا تھا۔ اس نے تکلیف سے زور سے آنکھیں میچ لی۔ کچھ نہیں، میں تو ان سے کہہ رہا تھا آج یہ بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ علی نے بے خودگی کی انتہا کر دی تھی۔
اور इलाफ के तो आंसू ही ना रुक रहे थे। अजमीर क्या सोचता होगा कि वो ऐसी लड़की है, ये सोच ही बहुत जानलेवा थी। जस्ट शट अप अली, दफा हो जाओ, वो गच्चा था। अली इसके गुस्से से वाकिफ था, चुपचाप बाहर निकल आया। और आप? अजमीर ने अब इलाफ की तरफ देखा। मेरा यकीन करें, मैं तो, वो थर थर कांप रही थी, इसमें इसका क्या कसूर था? बस घर मेहमानों से बड़ा हुआ है, हमारी इज्जत के लिए यही बेहतर है कि आप अपना खुलिया ठीक करके बाहर तशरीफ लाइए, अगर आपको ख्याल है। वो हाथ उठा के काटा लहजे में बोला। वो फटी फटी आंखों से इसको देख रही थी। वो बाहर निकल गया, साथ इलाफ का चैन सुकून भी ले गया। कोशिश के बावजूद भी वो बाहर न जा सकी थी। कैसे वो इसकी आंखों में अपने लिए नफरत देख सकती थी। परवीन जब इसे बुलाने आई तो इसने तबीयत खराब का बहाना करके माजरत कर ली। समीना बेगम ने जब सुना तो वो इसके कमरे की तरफ जाने को बेकरारी से मुड़ी। मामा, आप किधर जा रही हैं? मेहमान बस निकल रहे हैं अब। अजमीर माँ के करीब आकर बोला। बेटा, वो इलाफ को अचानक पता नहीं क्या हो गया है, परवीन कह रही है इसकी तबीयत खराब है। वो बड़ी फिक्रमंदी से बोली थी। अजमीर ने लब बींचे। आप परेशान ना हो, बस इसके सर में दर्द है। मैंने परवीन को बोला है कि इसे चाय और टैबलेट दे आए। आप मेहमानों को देखिए। अजमीर ने माँ को तसल्ली दी। मैं फारिग होकर जाती हूँ इसके पास, वो बोली। वलीद अहदिया को डिनर पर लेकर जाना चाह रहा था। ये काम अपने भाई और भाभी के जरिए करवाया। वो दोनों कपल डिनर के लिए चले गई। बाकी मेहमान भी जा चुके थे। अजमीर का तो ध्यान ही किसी और बात में था। समीना बेगम ने कमरे में झांका तो वो कंबल ओढ़े हुए थी। इसके आराम का ख्याल करते हुए वो आ गई, मगर कौन जाने इसको आसकून नहीं था मैसर। सारी रात वो सोजों में रही, कभी रो पड़ती जब तकलीफ बर्दाश्त से बाहर होती। आज इसके सारे पुराने दर्द हरे हो गए थे। आज बहुत बेबसी और बेसहारा होने का दर्द और बढ़ गया था। वो इसे गलत समझ रहा था। इसने तकलीफ से जोर से आंखें मींची। अपने किरदार की गवाही वो कैसे देगी? कोई भी यकीन नहीं करेगा। अगर उन्होंने मुझे यहाँ से निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊंगी? बेरहम सोचों से लड़ते लड़ते जाने कब वो सो गई। सुबह जब इसकी आंख खुली तो समीना बेगम इसके बेड पर बैठी हुई थी। सामने कुर्सी पर वलीद साहब और अहतिया इसके माथे पर पच्चियां कर रही थे। कैसा है मेरा बच्चा? समीना बेगम ने इसकी खुली आंखें देख के पूछा। मुझे क्या हुआ है और अब सब लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? वो सर में शदीद तकलीफ के बाद इसने पूछा। दर्द से जिस्म का भी बुरा हाल था। रात को जब ओहदिया कमरे में आई थी तो तुम बेहोश पड़ी हुई थी। वो तो परेशान सी हो गई थी। रात से पट्टियां की और दवा दी तो अब बेहतर हुई हो तुम, समीना बेगम बोली। कहा था बेटा ना करो इतना काम, थक जाओगी, सिकंदर साहब बोले। वो हंस भी न सकी। सब थे वहां, मगर जिसकी बेतबारी ने इसके अंदर तोड़फोड़ की थी वो तो कहीं भी मौजूद ना था। वो आंखें मूंद गई। 2 दिन से वो कमरे में बंद थी। तीनों पूछ पूछ के थक गए थे। इसकी दोबारा इस खामोशी की वजह। अब तो इसकी तबीयत भी ठीक थी। आज वो बाहर निकल आई थी मजीद सवालात से बचने के लिए। सामना अजमीर से हुआ तो इसके कदम डगमगा गए। इसे देख के अजमीर भी रुका। कैसी हो अब? इसने इसे इसके पीले जर्द चेहरे को देखकर पूछा। ठीक हूँ, वो होंठों को काटते हुए बोली। वो इस दिन इलाफ ने गलतफहमी दूर करने की कोशिश की। तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, वो बोला। और इधर आंसुओं का रेला इलाफ की आंखों में आया था। अजमीर ने सर्द आह भरी, इसका बाजू पकड़ा और अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में आके इसे बेड पर बैठाया और खुद कुर्सी खींच कर इसके सामने बैठ गया। तुम्हें क्या लगता है कि इस दिन के वाकया में तुम्हें शरीक समझता हूँ, या फिर मैंने तुम्हारे किरदार पर शक किया होगा? वो इसकी तरफ मुतवज्जा था। इलाफ ने सर खिलाया और आंसुओं से बड़ी हुई आंखों से इसकी तरफ देखा। अजमीर को अपना आप इनमें डूबता हुआ महसूस हुआ। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ तुम्हारे किरदार के बारे में। तुम एक बुलंद किरदार लड़की हो, मुझे इस बात पर यकीन है। कोई जो भी कहे या कर ले। अजमीर ने एक एक लफ्ज दिल से अदा किया और उसके ये अल्फाज सामने बैठे वजूद में रूह फूंक रहे थे। ये बीमार होना सब इस बात के चक्कर से। अजमीर बोला। इस रात आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मुझे लगा आपने मुझे गलत समझा। इलाफमीन मनाई। अब वो खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। इसका हरगिज मतलब नहीं कि तुम्हें मैं गलत समझा। घर में इस वक्त सब मेहमान थे। मैं नहीं चाहता था कोई तुम्हें ऐसे देखे। कुछ मुझे इस अली पर भी गुस्सा था जो मैं निकाल न सकता था। वो इसे समझा रहा था। और तुम्हें पता तो है मेरे गुस्से का। इसे रिलैक्स देखकर इसने पूछा। जी मुझसे बेहतर किसको पता होगा। और जो आप इतने दिन गायब रहे, जब मैं बीमार थी, याद आने पर बाज पुरस की। तो बालर की हर चीज़ पर तुम्हारी नज़र होती है। मैं ऑफिस में बेहद मसरूफ़ था। मेरी गैर मौजूदगी से अगर तुम बीमार हुई तो मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगा। एंड पे वो शौक हुआ। ये दिन किसी क़यामत से कम ना था। सिकंदर साहब की फैमिली पे इनको हार्ट अटैक हुआ था। अजमीर तो शक में था। समीना बेगम और अहतिया का रो रो के बुरा हाल था। इलाफ
गुमसुम थी। अजीब सा डर इसको लगा हुआ था। बाबा बाबा आपको कुछ नहीं होगा, अजमीर इनका हाथ थाम कर नम आंखों से बोला था। मीर बेटा मेरा बोझ हल्का कर दो, मेरे बच्चे मैं सुकून से मर तो सकूंगा। सिकंदर साहब बोले। बाबा आप ऐसी बातें मत कीजिए, अजमीर परेशानी से बोला। बेटा मेरा बोझ कम कर दो, बेटा इलाफ को अपना नाम दे दो, इसे अपना लो। सिकंदर साहब एक ही तकरार कर रहे थे। अजमीर तो गुम के रह गया था। इलाफ बेटा अपने अंकल की बात मान जा, बच्चे अपने अंकल को सुरखरू कर दो। इलाफ को अंदर आते देखकर वो बोले थे। अंकल आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वो सिसक पड़ी थी। इलाफ मेरे बेटे से शादी कर लो, मैं सुकून से मर सकूंगा तुम्हें महफूज हाथों में सौंप कर। सिकंदर साहब को सिर्फ एक ही फिक्र थी। इलाफ को लगा जैसे इसके सर पर छत आन गिरी हो। कुछ देर बाद वो इलाफ अम्माद से मिसेज अजमीर शाह बना दी गई थी। इससे कोई होश न थी। सिकंदर साहब ऑपरेशन के लिए जा चुके थे। अल्लाह प्लीज़ इनको मुझसे मत छीनिए, पहले मेरे मामा और पापा। अब नहीं, आप तो अपने बंदे को माँ से भी 70 गुना ज़्यादा प्यार करते हैं। सुन लीजिए मेरी दुआएं अंकल को ठीक करती है। वो छोटे बच्चों की तरह बिल्क बिल्क कर रोकर दुआएं कर रही थी। आईसीयू का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आया था। अजमीर और वलीद इनकी जानिब बढ़े थे। अब वो खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर के अल्फाज ने सब में जैसे रूह फूंक दी थी। चंद घंटों तक अभी इनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, फिर आप इनको मिल सकते हैं, डॉक्टर ने बताया। सिकंदर साहब ये फैसला कर कर बेहद मुतमिन थे कि अगर इनको कुछ हो भी गया तो इलाफ यतीम बच्ची महफूज हाथों में होगी। अजमीर पे इनको मुकम्मल भरोसा था। इलाफ के बारे में जब फैमिली में बताया गया, बज़ाहिर तो सबने तरस का मुजाहरा किया। पढ़े लिखे होने के बावजूद कुछ ही दिनों में इनकी फैमिली में चामगोइयाँ शुरू हो गई थी कि कब तक इसको अपने घर रखेंगे। आखिर को जवान लड़की है और घर में जवान लड़का है। वो इन सब बातों से सख्त परेशान थे। आज ये फैसला इनकी रूह को मुतमिन कर गया और अजमीर को तो यकीन न था कि दुआएं यूं भी कबूल होती हैं। कुछ बाबा ठीक होकर घर आ गए थे। वो खुदा का जितना शुक्र करता कम था। अब तो वलीद के बकौल जिस दिन से निकाह हुआ है, मुंह से आग के गोलों की बजाय फूल बरस रहे हैं। इलाफ गुस्सा में अक्सर वलीद को बताती थी अकरों का बर्ताव घर में, और, और जिसके लिए ये फूल गिर रहे हैं वो ऐसी गायब हुई है, सारा दिन नजर नहीं आती मोहतरमा। अजमीर बुरा सा मुंह बनाकर बोला था। वलीद का कहका बुलंद हुआ। खान बाबा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी तो वो छुट्टी पर चले गए थे। आजकल पिक एंड ड्रॉप की जिम्मेदारी अजमीर के सर पर थी। इलाफ तो यूनी जाना रही थी, अख्तिया को छुट्टी नहीं करने दे रही थी क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल्स चल रहे थे। इलाफ पहले भी अजमीर से कम ही मुखातिब होती थी, लेकिन आजकल तो नज़र आना भी बंद हो गई थी। अजमीर का आजकल सारा टाइम ऑफिस ही गुजरता था। काम सारा इस पर ही आ गया था। अख्तिया को गेट पर ही छोड़कर चला जाता और कभी कभी ये काम वलीद भी करता। अस्सलामु अलैकुम बाबा जान, कैसे हैं आप? वो सिकंदर साहब के रूम में ही आ गया था सीधा। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत किया करो, अब तो सारी जिम्मेदारी आ गई है तुम पर। सिकंदर साहब बोले। चलिए, काम तो इसे ही संभालना था तो अब ही संभाल लिया, अब आप आराम कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं ऑफिस जाने की। पास बैठी समीना बेगम बोली। नहीं बेगम साहिबा, मुझसे नहीं होगा आराम, ऐसे लेटे लेटे मैं थक गया हूँ। वो पास बैठा प्यार से दोनों माँ बाप की नोकझोंक से लुत्फ अंदोज हो रहा था। जी बिल्कुल मामा ठीक कह रही हैं, अब आप आराम कीजिए। अजमीर भी बोला। लो माँ कम थी जो बेटा भी शुरू हो गया है। अजमीर और समीना बेगम मुस्कुरा दिए। अच्छा बताइए, मेडिसिन ली आपने? अजमीर ने पूछा। हाँ ले ली है, मजाल है जो मेरी बेटी ज़रा भी टाइम ऊपर नीचे होने दे, सारा दिन वो इनके गिर्द घूमती रहती है। लाख कहती हूँ बेटी आराम कर लो, खुद भी तुम, समीना बेगम प्यार से बोली। इलाफ की बारे में अब तो बहू का ओहदा भी पा चुकी थी मोहतरमा। अब तो नज़र ही नहीं आ रही मोहतरमा, मेरे आने का अलहाम हो जाता है। वो मुंह में बुड़बुड़ाया। सारा दिन ऑफिस गुजार कर जब घर आने पर भी नजर न आती तो झुंझलाहट और थकन और बढ़ जाती, इसने बोला। और इसी चक्कर में मोहतरमा यूनी भी जाना बंद कर चुकी है। यही एक आइडिया था इसके साथ टाइम गुजारने का। काफ़ी दिनों से सोच रहा था, आज आखिर बोल ही दिया। कुछ देर बाद मनकूहा साहिबा की एंट्री हुई थी। अजमीर की आंखों में चमक आई और लब मुस्कुरा उठे थे और मुकाबिल को झुंझलाहट हुई थी। इधर आओ बेटा मेरे पास। इलाफ जो पानी का जग रख के पलट रही थी। समीना बेगम बाहर जा चुकी थी।
सामने ही कुर्सी पर असमीर बैठा हुआ था। ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम यूनिवर्सिटी नहीं जा रही हो? मुझे लगा सेमेस्टर ब्रेक है। सिकंदर साहब ने इस्तफसार किया और अजमीर इसे देखने में मगन था, जैसे दुनिया में अहम काम यही हो। दरअसल अंकल, मैंने सोचा अभी कुछ दिनों बाद चली जाऊंगी, बल्कि मैं जाना ही नहीं। जूनी इलापोली। ओह, क्या कहा मोहतरमा? आपने सोचा जिसे सोचते हैं वो आपके पास है, यानी कि दिमाग। कल से यूनिवर्सिटी के लिए मुझे तैयार मिलो। आई समझ अजमीर का दिमाग घूमा था इसकी बात सुनकर कि वो जाना नहीं चाहती यूनिवर्सिटी, मगर इलाफ ने एहतजाज करना चाहा। अगर मगर कुछ नहीं, जो कहा है बेहतर है वही करो, अजमीर बोला और बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद इलाफ ने सिकंदर साहब की तरफ देखा और कहा, देखा देखा आपने, ऐसे ही करते हैं, डांटते हैं ऐसे ही, अपनी बात सुनाते हैं बस, सामने वाले की कोई फिक्र नहीं वो क्या चाहता है। सारा गुस्सा मुझ पर ही निकलता है, वो मुंह फुलाकर बोली थी। सिकंदर साहब को इस टाइम बहुत प्यारी लग रही थी। वो मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, इसे फिक्र है तुम्हारी और इसका मजाज ही ऐसा है। सिकंदर साहब ने इसे प्यार से समझाया, हो ना हो मजाज सिर्फ मेरे लिए ही ऐसा है, इनका मजाज मेरे साथ ही ऐसा है, बाकियों के साथ तो हंसी ही खत्म नहीं होती। इसने जलकर सोचा था, मगर अंकल बस कुछ दिन, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते पूरी तरह से। वो बस जिद थी।